हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का विविध शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपको बता दें कि इसमें सभी चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, जो आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग यानी कवर करेंगे। आपको बता दें कि आपका पार्ट 1 आज यानी पहला क्लास है आपका, यानी ज्योग्राफी का फर्स्ट सब्जेक्टिव का यानी पार्ट 1 लेकर के आए हैं। इसी प्रकार आप लोग का लगभग पार्ट 6 तक यानी कवर किया जाएगा, जिसमें सभी चैप्टर के जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी तक यानी सभी क्वेश्चन को आप लोगों तक हम यानी प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको बता दिए जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे ये कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है, जिसको कई सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जितने सारे चीज आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं ये सारा अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके डिमांड पे हम इतना स्ट्रगल करके आपके लिए हम हर एक यानी चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक आपकी जिम्मेवारी है कि आपको भी मेरा सपोर्ट करना चाहिए, और आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू। और आप लोग और भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे पहले बार जुड़े हैं आप लोग एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे आप देख पाते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप से यानी किसे कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप जो है किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए द्वितीय क्रियाकलाप वह है जो आर्थिक क्रियाओं जिनमें प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, खनन आदि से प्राप्त यानी उत्पादों को शक्तिशाली मशीनों द्वारा अथवा हाथ द्वारा अधिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र को सीधे मतलब क्या उसको यानी मॉडिफाई करके, जैसे कि पशुपालन, खनन आदि से मतलब जैसे कृषि, इन लोग को मतलब क्या करके यानी बड़े बड़े मशीनों द्वारा या हाथों द्वारा इसको करके इसका परिवर्तन करके ठीक है परिवर्तित किया जाता है। और ये जो है इसमें द्वितीय क्रियाकलाप में इसको यानी लाया जाता है। ठीक है, शक्तिशाली मशीनों द्वारा अथवा हाथ द्वारा अधिक उपयोगी वस्तु परिवर्तित करता है, यानी अधिक उपयोगी के लिए यानी इसको परिवर्तित करना ही इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है। तो आई होप इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आ रहा तो अच्छे से एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, रोक करके। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वेज नहर के महत्व के बारे में वर्णन करें। देखिए स्वेज नहर के बारे में आप लोग को तो डेफिनेटली पता होगा, ये क्वेश्चन भी काफी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जितने सारे क्वेश्चन है आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए स्वेज नहर की स्थापना 1869 में हुआ था, और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जुड़ने हेतु किया गया है। देखिए ये आप लोग बता दें कहां से, उत्तर में ये पोर्ट सईद एवं दक्षिण में पोर्ट स्वेज मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया है। ठीक है, ये यूरोप के हिंद महासागर सागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग द्वारा मतलब मार्ग प्रदान करता है। ये नहर लगभग 160 किलोमीटर लंबी है, और ये देखिए और ये क्या 11 से 15 मीटर तक यानी क्या गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान मतलब आगमन करते हैं, तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 यानी से 12 घंटे का समय लगता है। यह मार्ग मतलब लिवरपूल एवं कोलंबी के बीच यानी प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को यानी क्या करता है, यानी उत्तमाशा मतलब अंतर्द्वीप मार्ग की तुलना में घटाता है। तो ये जो था आपका स्वेज नहर के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये 1869 बना था। ये लाल सागर भूमध्य सागर को लाल सागर से जुड़ती है। कभी कभी ऑब्जेक्ट में आपको पूछ लेता है कि स्वेज नहर जो है किसका इसको जोड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है ये जुड़ती है। ठीक है, आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए पाइपलाइन का विस्तृत उपयोग खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसी सामग्रियों को यानी परिवहन करने के लिए क्यों होता है, यानी परिवहन करने के लिए क्यों होता है। देखिए आप लोग को पता होगा कि परिवहन कहीं चीजें जो है मतलब नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक पाइपलाइन के माध्यम से आप उस चीज को जो है पहुंचा जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पाइपलाइन के द्वारा हम लोग गैसें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, तेल हो गया, ठीक है, बहुत जैसे कि आपका जिस स्थान तक यानी आपका जो है नाव गाड़ी मतलब कुछ भी नहीं जा सके, लेकिन उसके माध्यम से आप यानी पाइपलाइन के माध्यम से जो है आप यानी उस चीज को उस क्षेत्र तक यानी उसको पहुंचा सकते हैं। पाइपलाइन का विस्तृत उपयोग खनिज तेल और प्राकृतिक जैसे गैस सामग्री का परिवहन करने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रवाह सतत बना रहता है, इससे इन पदार्थों की आपूर्ति बाधित नहीं होती है। ठीक है, और ये पाइपलाइन द्वारा इन पदार्थों का दूर दराज के क्षेत्रों में जहां ना सड़कें ना ही रेल पहुंच संभव हो, वहां जो है पाइपलाइन के द्वारा इसको यानी भेजा जाता है। ये चीज भी आप लोग को एकदम नोट कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को अगर पता होगा तो देख लीजिएगा क्वेश्चन अच्छे से एकदम एक बार। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए मानव भूगोल का जो है परिभाषित यानी अलग अलग जो विद्वान ने अलग अलग मत दिया है, लेकिन यहाँ जो है कुछ विद्वान का मत है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य यानी संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
इसमें मानव और प्राकृत यानी प्राकृत के बीच सतत परिवर्तनशील पारंपरिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का यानी अध्ययन किया जाता है। एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य बदलते स्तंभों का यानी मतलब क्या है, बदलते संबंधों का यानी अध्ययन है। किसके द्वारा? यानी एलएनसी सैंपल के द्वारा। और ये मानव का जो है मानव भूगोल के बारे में ये भी यानी कोई विद्वान दिया था, तो ये जो है यानी मानव भूगोल का परिभाषा, इसको अच्छे से भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, लौह तथा इस्पात उद्योग में आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? यानी लौह तथा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसके बारे में आपको पता होगा कि लौह इस्पात उद्योग को मतलब उद्योग आधुनिक मतलब क्या है, सभ्यता की आधारभूत शिला है, यानी आधारशिला है। लोहा तथा इस्पात से बने विभिन्न उत्पादों का उपयोग मशीन तथा औजार बनाने के लिए यानी किया जाता है। देखिए लोहा इस्पात उद्योग मतलब आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। लोहा तथा इस्पात के बने विभिन्न उत्पादों का उपयोग मशीन तथा औजार बनाने के लिए यानी किया जाता है, जो अन्य उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। देश के यातायात तथा परिवहन के साधन, रेलगाड़ी, पानी के जहाज तथा मोटर गाड़ियां लोहा व इस्पात से बनाई जाती है। भारी तथा हल्के हर प्रकार के उद्योग में लोहे और क्या यानी इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसी देश के उद्योग के विकास का यानी मापदंड लोह तथा इस्पात उद्योग है, इसलिए इस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। देखिए किसी भी देश का यानी किसी भी क्षेत्र का उसका जो सबसे ज्यादा यानी जो है मापदंड किससे देखा जाता है, वो लोह तथा इस्पात उद्योग से उसका देखा जाता है। ठीक है, तो ये था यानी आप लोग यानी लोह तथा इस्पात उद्योग का यानी आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी अच्छे से आपको समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देश में यातायात तथा परिवहन के साथ रेलगाड़ी, पानी जहाज, मोटर गाड़ियां वो इस्पात बनाई जाती है। भारी तथा हल्के प्रकार के उद्योग में लोहे और इस्पात का प्रयोग होता है। तो ये जो है बड़ी बड़ी उद्योग में होता है, छोटे छोटे उद्योग में भी इसका भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, शुष्क कृषि का अर्थ क्या होता है? देखिए शुष्क कृषि किसको कहा जाता है? जिसको हम लोग डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। तो देखिए ये आवश्यक से कम वर्षा वाले भागों में जो है बिना सिंचाई किए कृषि करने की विधि को शुष्क कृषि कहा जाता है। शुष्क कृषि का मतलब क्या होता है कि जहां मतलब बिना पानी के जो है खेती की जाती है, उसको यानी शुष्क कृषि कहा जाता है। ठीक है, आवश्यकता से यानी कम वर्षा, यानी बहुत कम नहीं के बराबर यानी वर्षा होते हैं जहाँ, ठीक है, यानी उसमें जो है मतलब उसको यानी कौन सी कृषि करते हैं हम लोग, इसको शुष्क कृषि कहेंगे। ठीक है, बिना सिंचाई के यानी कृषि करने की विधि को यानी शुष्क कृषि कहेंगे। इस प्रकार की यानी खेती प्राय पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात और हरियाणा के कुछ भागों में जो है प्रचलित है। यहाँ की कृषि पूर्ण रूप से यानी वर्षा पर निर्भर रहती है। शुष्क कृषि प्रदेश प्राय एक वर्ष में एक फसल देने वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये शुष्क कृषि जो है एक साल में एक ही फसल देने वाले जो है ये क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको शुष्क कृषि के बारे में आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं मानव भूगोल किस प्रकार के अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो देखिए मानव भूगोल जो है किस प्रकार अन्य सामाजिक भूगोल से यानी संबंधित है। तो देखिए मानव भूगोल का संबंध यानी अन्य सामाजिक विज्ञान से भी है। मानव भूगोल में हम राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं। देश के सीमाएं तथा उनके विवाद आधुनिक राजनीतिक विषय बन गई है। सीमाओं का संबंध भूगोल से रहता है। ठीक है, इस प्रकार की भूगोल में शीत श्रमिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा संस्कृति तथा जनसंख्या संबंधित समस्याओं का यानी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के भूगोल का संबंध इतिहास तथा संस्कृति विज्ञान से जुड़े जाता है। भूगोल में अर्थशास्त्र संबंधों का अध्ययन भी मतलब अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध भूगोल का होता है। तो ये जो था आपका यानी मानव भूगोल की किस प्रकार के अन्य सामाजिक विज्ञान से यानी संबंध है, तो इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको लगभग नोट कर लीजिए अपने बुक में। ठीक है, या आप लोग इसको रोक करके या अच्छे से एकदम कॉपी और कलम के साथ बैठिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण आदिवासी के प्रारूप का वर्णन करें। देखिए ग्रामीण आदिवासी के बारे में आपको बताना है वो क्या किस प्रकार रहते क्या करते हैं। तो देखिए बस्तिया के प्रारूप क्या से तात्पर्य बस्तिया का यानी क्या होता है आकार, इस आधार पर यानी बस्तियां कई प्रारूप में होते हैं। देखिए बस्तियां जो है कई प्रारूप में जो है बटे रहते हैं। कहीं देखिएगा आप लोग रेखिक रहता है, तो कहीं आप देखिएगा मतलब इसको जो है मतलब क्या होता है पंखाकार में होता है, कहीं सिरुनुमा होता है, त्रिभुजाकार होता है, आयताकार होता है, इत्यादि प्रकार के जो है वो मतलब यानी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को पता होगा। इन्हीं विभिन्न भौतिक संस्कृति नृत्य जाति सुरक्षा और प्रौद्योगिकी का कारक प्रभावित कारक करते हैं। भौतिक कारकों के उच्चवाद
गाछ, जल स्रोत, तालाब, नदी इत्यादि जलवायु इत्यादि का मुख्य यानी समतल मैदानी क्षेत्र में है। आयताकार और प्रवृत्ति ढालों पर यानी सीढ़ीनुमा प्रतिरूप यानी पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू से भरी आंधी से बचने के लिए यानी चौकोर बस्ती बनाई जाती है और मकानों से दरवाजे के बीच में खुले रहते हैं। नदी के किनारे रेखिक और दो नदियों के यानी संगम पर त्रिभुजाकार, देखिए दो नदियों के किनारे क्या होता है, रेखिक होता है, लेकिन दो नदियों के संगम पर जो है त्रिभुजाकार बस्ती विकसित होते हैं। तालाब के चारों ओर वृत्ताकार होता है। देखिए तालाब के ये चीज ना उदाहरण में आप लोगों को कभी कभी ये दे देता है कि ये जो है किस प्रकार की बस्ती का उदाहरण है, क्या है ये, तो आप लोग को ये सब भी ध्यान रखना है। तो देखिए तालाब के चारों ओर अगर बसा रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग वृत्ताकार बोलेंगे। जो मतलब दो नदियों के संगम पर बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार बोलेंगे। ठीक है, जो नदियों के किनारे बसेंगे उसको हम लोग रेखिक बोलेंगे। तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्वतपदीय क्षेत्र में पंखाकार बस्ती बनाई जाती है और प्रायद्वीप के छोर पर यानी ताड़क बस्ती का निर्माण भी होता है। तो ये जो था यानी आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे जितने सारे बच्चे हैं। ठीक है, ये जितने सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा नंबर क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों कहा जाता है। देखिए चीनी उद्योग को ही मौसमी उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीनी ये जो है चीनी जो है किससे प्राप्त होते हैं, गन्ना से प्राप्त होते हैं। और गन्ना जो है मतलब वो क्या करते हैं यानी मौसमी के अनुसार जो है उसको यानी काटा जाता है। मौसमी फसल इसलिए कहा जाता है, वो गन्ना को यानी मौसम के अनुसार ही काटा जाता है। ठीक है, उस मौसम में उसको काटना ही पड़ता, नहीं काटेंगे तो वो फिर खराब हो जाता है। तो देखिए भारत और अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चीनी उद्योग और चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना एक भार हास वाली फसल है जो खेती में यानी क्या होता है यानी काट कर एकत्रित करने से यानी लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें स्क्रूज की मात्रा सूखती रहती है। गन्ने की खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर तक ही यानी क्या होता है पैरा जाए तो अधिक यानी चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। इस कारण से गन्ने को यानी भंडार लंबे समय तक नहीं हो सकता है। गन्ना एक मौसमी फसल है जिसे निश्चित अवधि तक काटा जाता है। तो आपको क्या बताया कि जो उसके लिए एकदम फिक्स है, जो निश्चित अवधि तक यानी इसको काटा जाता है और गन्ने की पेराई की अवधि निश्चित होती है और चीनी मिलें कुछ ही महीनों तक चलती है। इस कारण चीनी उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है। ठीक है, ये मौसम के अनुसार जो है होता है, जिस मौसम में इसको काटना होता है उसी मौसम में इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो है मौसमी उद्योग कहा जाता है चीनी उद्योग को। तो आप देखेंगे हम लोग क्या चालवासी पशु और व्यापारिक पशुपालन के अंतर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। आई होप ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको बता दें कि चालवासी पशुचरण और व्यापारिक पशुचरण, देखिए जो अपने जीवन यापन या मतलब जीवन यापन के लिए पशु तथा साथ अपने के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी परिवर्तन करते हैं मतलब पशु को लेकर के, तो उसको जो है चालवासी बोलेंगे। जस्ट उसका अपोजिट में व्यापारिक पशुपालन होता है कि जस्ट एक ही स्थान में रह करके जो है वो अपना यानी मतलब क्या करते हैं पशु को पालते हैं, उसको यानी क्या बोलते हैं पशुपालन बोलते हैं। देखिए आप लोग देखिए चालवासी पशुचारण जीवन निर्वाह कृषि वह पद्धति है जिसमें पशुचारक अपने पालतू पशु के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी स्थानांतरित होते हैं। इसके विपरीत उसको यानी क्या होता है यानी चालवासी कहा जाता है। इसके जस्ट विपरीत व्यापारिक पशुपालन में स्थायी फॉर्म व्यापारिक पैमाने पर पशु को पाला जाता है। चालवासी पशुचरण मतलब क्या होता है अनुपजाऊ क्षेत्र में घुमक्कर जातियों तथा खैप खिरगिज गुज्जर इत्यादि द्वारा यानी किया जाता है। ठीक है, ये चालवासी और व्यापारिक पशुचरण। और जबकि व्यापारिक पशुपालन एक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान क्रियाकलाप है जो विकसित देशों में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया आदि में अधिक जो है प्रचलित है, जो एक ही स्थान में रह करके यानी पशुओं को जो है पालते हैं, चारा देते हैं, जो भी करते हैं सारा एक ही स्थान पर रह करके। तो ये डिस्कशन ये आप लोगों का जो था यानी 10 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था और इन्हीं 10 में से आपको यानी जो है लगभग क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छे से सबको नोट कर लीजिएगा, जितने सारे आपको हम कवर करवाएंगे ये सारा आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आप लोग, देखिए हम लोग जो है बहुत ही स्पेशल धमाका ऑफर लेकर के आ रहे हैं न्यू बैच के लिए। देखिए आप लोग को बता दें उसमें हम लोग क्या क्या सुविधा देने वाले हैं। और सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स देंगे, मॉडल पेपर देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, विवाह मतलब क्वेश्चन विद आंसर देंगे, ब्रिलियंट मॉडल पेपर का सोल्यूशन देंगे, वीकली टेस्ट होगा, आपका मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट होगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स। कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले 500 रुपया लगता था, लेकिन अब जो है आपको ये ऑफर सिर्फ संडे के लिए यानी धमाकेदार स्पेशल ऑफर लेकर के आ रहा है। मात्र संडे को ही आपका रहेगा, जो 400 मतलब 500 का आपको यानी कोर्स लगभग आपका यानी 299 में, इसमें भी कुछ आप लोगों को और डिस्काउंट किया जाएगा। इसमें लगभग 200 मतलब 49 में आपको यानी ये कोर्स जो है पूरा यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सब बच्चे जो संडे के लिए यानी तैयार रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ संडे को ही आपको यानी 249 रुपये में मिलने वाला, ये आपके लिए बहुत यानी खुशी की बात है। और आपसे एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि बाद में फिर वही 500 रुपये में आपको मिलेंगे। तो ये सिर्फ सीमित संडे के
लिए है। और आप लोग जो है बिल्कुल बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो बच्चे अभी तक डाउनलोड नहीं करके रखे हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करने का सुविधा दिया जाएगा। अगर आप लोग ऐप से नहीं कर पाएंगे तो आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना। उसके बाद आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके एक बार जम करके शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए